नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय है और ये समाजशास्त्र विषय 150 अंक का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट भूमिका इस विषय की रहेगी दोस्तों, इसलिए लगातार हमारी इस पर ये लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम लोग एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर बातचीत की गई, घरेलू हिंसा पर बातचीत की गई। डिटेल में उन टॉपिक को खत्म करने के बाद आज से हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे उसका शीर्षक है दोस्तों वर्तमान बहस। वर्तमान बहस काय पे? भारत में परंपरा और आधुनिकता। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र निर्माण की समस्याओं पर, जैसे धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सिविल सर्विसेज की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे परंपरा को समझने और किस प्रकार से हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं उसको समझने की दृष्टि से। एक बात समझना है कि कई लोगों से आप इन चीजों को सुनते हैं, हमारी परंपरा क्या रही है, हम परंपरागत रूप से ऐसे रहे हैं, भारत की परंपरा प्राचीनतम काल से किस प्रकार से चली आ रही है। तो इस पारंपरिक व्यवस्था में कुछ लोग आधुनिकता की बात करते हैं और आधुनिकता की जब बात करते हैं तो यहां पर आधुनिकता के मायने लोगों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। आधुनिकता को कुछ लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि वो पश्चिमी मूल्यों को अपनाने लगते हैं और कुछ लोगों का यह मानना होता है कि आधुनिकता के अंतर्गत पश्चिमी मूल्यों को अपनाना जरूरी नहीं है। तो हमें यह समझना है कि आधुनिकता मतलब क्या हम आधुनिक होंगे तो हम परंपरा को पीछे छोड़ देंगे, और क्या यह संभव है कि आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ हम परंपरा को भी साथ साथ ले चल सकते हैं। तो ये पूरी चीज पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये वर्तमान में बहस हम लोगों को देखने को मिलती है। भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत एवं इंडिया की भी बहस करता है और उनसे जब पूछा जाता है कि भारत अर्थात आपका मतलब क्या है और इंडिया अर्थात आपका मतलब क्या है, तो वो बताते हैं कि भारत मतलब हमारा गांव का जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है वो, और इंडिया का मतलब हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो आधुनिक होता चला जा रहा है। क्लियर? लेकिन यहां पर भी बात वही आ रही है कि क्या आधुनिकता सिर्फ शहरों तक ही सीमित है कि आधुनिकता की दृष्टि से गांव भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे गांव भी आधुनिक हो रहे हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है? इस लेक्चर में इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जब आप आधुनिकता की इस पूरी बहस को समझ लेंगे, आप परंपरा को समझ लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जब हम एक राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे तो भारत के सामने जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, और इस समस्या में सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई पड़ती है दोस्तों वो धर्मनिरपेक्षता की दिखाई पड़ती है, बहुलवाद की समस्या दिखाई पड़ती है। तो किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में धर्मनिरपेक्षता की बात करें, बहुलवाद की बात कर लें, ये आड़े आते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? वर्तमान बहस, परंपरा और आधुनिकता। परंपरा और आधुनिकता के इस टॉपिक को हम अलग अलग करके देखते हैं। पहले हम परंपरा को समझ लेते हैं, फिर हम आधुनिकता पर बात करेंगे। जब हम परंपरा की बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी देश किस स्थिति में है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या बखत है, वो सामाजिक दृष्टि से कितना विकसित है, आर्थिक दृष्टि से कितना संपन्न है, उसका राजनीतिक जो बेस है वो कितना मजबूत है, इन सभी दृष्टि को अगर हम समझें तो वो हमें ऐसे ही पता चलेगा कि उसकी परंपरा क्या रही है। कोई भी समाज
तभी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है जब वो समाज अपनी परंपरा की दृष्टि से मजबूत हो। अगर आपका परंपरागत पक्ष मजबूत रहा होगा तो आपका समाज उतना ही विकसित माना जाएगा। जितना पारंपरिक होगा उतना समाज विकसित और बेहतर माना जाता है। ये यहाँ पर चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जब हम परंपरा के अर्थ की बात करते तो हमें यहाँ पर एक साधारण अर्थ देखने को मिलेगा परंपरा का, क्या कि एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला जो क्रम है वो क्रम हमारी परंपरा कहलाती है। तो परीक्षा में जब आपको डेफिनेशन लिखना होगी तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला जो क्रमिक व्यवस्था है वो परंपरा के अंतर्गत आती है। जैसे हम देखें, हमारे दादा परदादा ने किसी चीज को शुरू किया, उस चीज को हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक व्यक्ति फॉलो करते आ रहा है, हमें प्रदान की गई चीज है, तो वो परंपरागत चीज हमें दिखाई पड़ती है जो कई पीढ़ियों तक लगातार चलती चली आती है। ठीक है, अब यहाँ पर परंपरा को आप क्या देखते हैं, जीवन की एक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। मतलब आपका जीवन जो है वो नहीं चल पाएगा अगर आपकी परंपरा नहीं है। तो जीवन की प्रक्रिया के तौर पर आप किसको देख रहे हैं, परंपरा को देख रहे हैं। क्लियर, जो अपने परिवेश के संग्रह त्याग की जरूरत के अनुसार क्रियाशील रहती है। अब यहां पर क्या है कि एक तो ये संग्रह और दूसरा यहां पर आ रहा है त्याग। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है जीवन की प्रक्रिया में हम अलग अलग दौर देखते हैं, तो कुछ चीजों को हम अपनाते हैं और कुछ चीजों को हम त्याग देते हैं। हम भी यही देख रहे हैं भारतीय समाज में। अगर हम भारतीय समाज में देखें तो हमें कुछ चीजें सकारात्मक दिखाई पड़ती थी और कुछ चीजें हम लोगों को नकारात्मक दिखाई पड़ती थी। तो हमने क्या किया, सकारात्मक चीजों का संग्रह करके इनको आगे लेते हुए चले गए और नकारात्मक चीजें जो अलग आए उनका हम लोग त्याग करते चले गए। तो ये जीवन की प्रक्रिया है जो अपने परिवेश में कुछ चीजों का संग्रह करती है, कुछ चीजों का त्याग करती है और लगातार क्रियाशील रहती है। मतलब ये क्रियाशील व्यवस्था है, ये लगातार चलती रहने वाली व्यवस्था है। जिस प्रकार से आपकी जरूरत होती है आप कुछ चीजों का संग्रह कर लेते हैं, जब आपको जरूरत होती है कुछ चीजों का त्याग कर लेते हैं। तो त्याग के संग्रह, त्याग और संग्रह दोनों का एक क्रम बनाकर अपनी जरूरत के हिसाब से जो लगातार क्रियाशील है वह जीवन की प्रक्रिया ही आपकी परंपरा होती है, जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को हस्तांतरित होने वाली एक क्रमिक व्यवस्था के तौर पर दिखाई पड़ती है। क्लियर, तो यहां पर परंपरा की जब बात की जाएगी तो परंपरा हमें क्रियाशील दिखाई पड़ेगी, लगातार दिखाई चलने वाली एक व्यवस्था के रूप में। अब हमें यहाँ परंपरा की विशेषताएं देखनी पड़ेंगी कि परंपरा की विशेषताएं क्या है। सबसे पहला, परंपरा की अगर हम विशेषता देखें तो धीमा परिवर्तन। परंपराओं में अगर हम परिवर्तन देखेंगे तो बहुत धीमे होता है, बहुत धीमे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेडिशन जो लंबे समय से चला आ रहा है वो एकदम से बदल जाएगा। कई पीढ़ियों तक चलते 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 वो हमें बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हमारे यहाँ पर एक पारंपरिक व्यवस्था चलती थी, बाल विवाह। अब बाल विवाह को एक समय हम देखें तो इसे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो सही नहीं माना गया। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, उसका एक कारण है कि जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है आप उतने मैच्योर नहीं हो पाते, आपकी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं हो पाती। फल ये होता है कि कम उम्र में लड़कियां जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर जब वो प्रसव की पीड़ा को नहीं सह पाती तो कभी कभी शिशु की भी मौत हो जाती है और माता की भी मौत हो जाती है। आर्थिक रूप से आप विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो पाते। एक कुरीति के तौर पर हम इस बाल विवाह की व्यवस्था को देखते हैं। अब हमारे समाज में पहले बहुत बड़े स्तर पर बाल विवाह चलता था। गांधी जी का विवाह भी लगभग 13 साल 14 साल की उम्र में हुआ था, बाल विवाह था। तो ये बाल विवाह हमारे समाज में लंबे समय से चल रहा था और हम इसे हमारी परंपरा का हिस्सा दे देते थे कि भारतीय सामाजिक परंपरा में ये चलता है। अब इसमें हम आज के समय जब 2025 में हैं और हम 21वीं सदी में हैं, जब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं तब तक
बाल विवाह की जो व्यवस्था है वो बहुत बदल चुकी है। मतलब हमारी सामाजिक परंपरा में एक धीमा परिवर्तन आ रहा है। 100-200 साल हो गए और लंबे समय में धीरे 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 ये व्यवस्था बंद हो रही है। आज भी हमारे देश के कुछ वर्गों में जाएं तो ये प्रथा चलती है। ये कुप्रथा कहीं ना कहीं हमें चलती दिखाई पड़ती है और लोग इसे सही भी मानते हैं कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका मतलब पारंपरिक व्यवस्था में परिवर्तन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे आप चीजें बदलते देखते हैं। इसी प्रकार से कठोर प्रवृत्ति होती है। आपके जो पारंपरिक मूल्य होते हैं, ये पारंपरिक मूल्य जो होते हैं इनको आप किसी भी कीमत पर, याद रखिएगा, किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, किसी भी कीमत पर निभाने की बात करते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला व्यवस्था देखने को मिलती कि आप कठोरता के साथ इनका पालन करते हैं। जो कोई भी परंपराओं का पालन नहीं करता, उनके खिलाफ जाता है, उसको सामाजिक रूप से दंड दिया जाता है। तो ये कठोर प्रवृत्ति की होती है। दीर्घकालिक उपहार है, मैंने अभी बताया कि ये लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्था है। आपका समाज जो है इन्हें लंबे समय तक फॉलो करता है। 100, 200, 400 सालों तक इसमें प्रायः बदलाव देखने को नहीं मिलता। निरंतरता होती है, लगातार चलती चली जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा या इसको फॉलो करते देखेंगे। हमारी कई पुश्तों से चला आ रहा जो वैवाहिक संस्कार है वो चला आ रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। बिना सोचे समझे पालन करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हम ये कह सकते हैं कि आप इन परंपराओं का आंख बंद करके, याद रखिए, आंख बंद करके पालन करते हैं बिना सोचे समझे। क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, कुछ आप नहीं सोचते। हमारे सामाजिक परंपरा में कोई चीज चल रही है, आप इफ बट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखते, सीधे फॉलो करना है मतलब फॉलो करना है। तो बिना सोचे समझे सामाजिक व्यवस्था में लोग इसका पालन करते हैं। लिखित या मौखिक हस्तांतरित होता है। क्या होता है कि या तो इसे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिख दिया गया है और उनको पढ़कर लोग इसको फॉलो करते हैं, या फिर दादा नाना के जमाने से इनको बताते गया है कि हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था में ऐसा चलता है। तो मौखिक रूप से, लिखित रूप से इनका हस्तांतरण होता रहता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे कि परंपरा की विशेषताएं जब खत्म होती हैं तो इन परंपराओं का हमारे लिए महत्व क्या है। भाई जब हमें धीमा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कठोर प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, लंबे समय तक दीर्घकालिक व्यवस्था, निरंतर चलने वाली व्यवस्था, बिना सोचे समझे पालन करने वाली व्यवस्था और लिखित मौखिक हस्तांतरित संभव व्यवस्था के तौर पर जब आप इसे देख रहे हैं तो इसमें कई सारे नकारात्मक मूल्य भी होंगे। नकारात्मक मूल्य भी होंगे, उनको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए महत्व वाली क्यों है। तो यह समझना होगा कि परंपराओं का हमारे लिए क्या महत्व है। तो एक एक करके परंपरा के महत्व को समझते हैं। देखो जब परंपरा के महत्व की बात करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि परंपराएं कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सामाजिक जीवन में एक रूपता लाती है। यहां पर इस चीज को देखो, एक रूपता लाने का मतलब सभी का समान व्यवहार तय करती है। कुछ लोग अलग चीजों को मानने वाले होंगे, कुछ लोग दूसरी अलग चीजों को मानने वाले होंगे। जब एक ही समाज में अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग होंगे तो समाज में एक रूपता नहीं होगी, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और बिना कोऑर्डिनेशन के समाज स्थिर निरंतर नहीं चल सकता। तो अगर सामाजिक व्यवस्था में हमें कोऑर्डिनेशन देखना है, अगर सामाजिक व्यवस्था में हमें समन्वय देखना है, तो हमें यह जरूरी होगी कि कुछ ऐसी चीजें स्थापित करें जिससे समाज में एक रूपता आए, और परंपराएं जो होती हैं वो समाज में एक रूपता लाने का काम करती हैं। तो समाज में एक रूपता लाने के लिए, संघर्षों को कम करने के लिए, एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने के लिए हमें
परंपराओं जैसे सिस्टम की जरूरत होती है और ये परंपराएं सामाजिक व्यवस्था में समन्वय का काम करती है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। परंपराओं के चलते जब आप नियमों को देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्था में जो लोग होते हैं वो इस बात के डर से कि अगर हमने हमारी परंपरा को उल्लंघन कर दिया तो हमें सामाजिक जो व्यवस्था उसके दंड का भोगी होना पड़ेगा, तो आप इस डर से अनैतिक या परंपराओं के खिलाफ जाकर काम करने से बचते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि परंपराएं जो होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। सामाजिक नियम जो होते हैं, सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है उसके मूल्य डिसाइड होते हैं और कोई भी व्यक्ति उसके हिसाब से ही व्यवहार करता, उसके बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करता। जैसे कि कई सारे समाजों में हम लोग देखें, खासकर भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता ये हमें दिखाई पड़ती है कि आप समान जाति में समान वर्ण में विवाह को मान्यता देते हैं। आज की तारीख में भी देखें तो अंतर जाति विवाह को, अंतरवर्णीय विवाह को बड़े लेवल पर मान्यता प्राप्त नहीं है। हमें अंतर जाति अंतर विवाह के जो मामले हैं वो अपवाद स्वरूप ही दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो अंतर जाति विवाह या अंतर वर्ण विवाह करने से पहले सोचते हैं कि अगर हमने इस प्रकार का किया तो सामाजिक नियमों के हिसाब से हमें दंड मिलेगा। हमारी परंपरा रही है, हमारी व्यवस्था रही है कि हम इस प्रकार का विवाह ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि मानव का जो व्यवहार है वो परंपरा जो है वो नियंत्रित करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक जीवन को सुगम बनाने का काम करती है परंपराएं। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। सामाजिक स्तर पर देखें तो व्यक्ति की परंपरा चीजें निर्धारित हैं तो वो उनके हिसाब से काम करते चला जाता है। उसको कोई विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही हैं, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करते चले जाता है। और जब आपको कुछ ऐसा नहीं करना, चीजें पहले से निर्धारित होती तो आपका काम सुगम और सरल हो जाता है। तो सामाजिक जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम करती हैं परंपराएं। तनाव को कम करती हैं, सामाजिक जीवन में तनाव को कम करती है। देखिए, परंपरा के नाम पर कई बार व्यक्ति कुछ अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से हट के काम करने से बचता है, और जब काम करने से सामाजिक पृष्ठभूमि के अलग जाने से बचता है तो हमें एक समन्वय दिखाई पड़ता है सामाजिक व्यवस्था। और जहां समन्वय दिखाई पड़ेगा वहां तनाव में और जो विवाद है उसमें कमी दिखाई पड़ेगी, और वो कमी के पीछे कहीं ना कहीं श्रेय इस परंपरा का ही जा रहा है। हर एक सामाजिक व्यवस्था की कुछ ना कुछ परंपराएं हैं, उनको लोग फॉलो करते चले जाते हैं, सामंजस्य के साथ रहते हैं और तनाव जो होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सामाजिक विकास की दशा तय करते हैं, सामाजिक विकास की दशा तय करते हैं। जब हम सामाजिक मूल्यों के आधार पर बात करें तो जो समाज जितना ज्यादा परंपरागत रूप से चलने वाला होता है उस समाज को उतना ही समृद्ध समाज माना जाता है, उतना ही बोल सकते हैं कि सुव्यवस्थित समाज माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति परंपरागत रूप से सामाजिक व्यवस्था में चल रहा है, मतलब कि समाज की जो सिस्टम है वो परंपरागत रूप से चल रहा है, तो वो दिशा भी निर्धारित कर देते हैं कि समाज का पतन होगा कि समाज का विकास होगा। क्योंकि जब हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं तो सामाजिक मूल्य जो होते हैं ये मूल्य इसलिए ही बनते हैं ताकि समाज के जो लोग हैं वो उन मूल्यों के हिसाब से चले। समाज के लोग क्या करें? मूल्यों का पालन करें, और मूल्यों का जब पालन करेंगे समाज के लोग तो कहीं ना कहीं वो समाज के हिसाब से चल रहे हैं। समाज के हिसाब से अगर लोग चल रहे हैं तो समाज का जो अस्तित्व रहेगा वो अस्तित्व बना रहेगा लंबे समय तक। लेकिन अगर लोग समाज की पृष्ठभूमि से अलग जाके चलते हैं तो धीरे धीरे करके उस समाज के जो मूल्य परंपराएं वो खत्म हो जाएंगी, और फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि जो समाज है वो आधुनिकता की दिशा में जा रहा है या पश्चिमी समाज की दिशा में जा रहा है या किस दिशा में जा रहा है। तो सामाजिक विकास की जो दशा है कि किस हिसाब से समाज का विकास हो रहा है वो भी हमें परंपराएं तैयार करती दिखाई पड़ती है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम परंपराएं करती हैं कि परंपरा एक समाज को लगातार कहीं ना कहीं हम बोले मजबूत करती चली जा रही हैं, क्योंकि आपकी एक मजबूत अतीत है, विरासत है,
और उसके कारण आपका समाज एक है, और जो एक समाज होगा वो सुरक्षित होगा। अगर समाज में बंटवारा हो जाएगा, अलग अलग दिशा में लोग जाने लगेंगे, तो ऐसे में वो समाज असुरक्षित होगा, क्योंकि संगठन जहां होगा वहां मजबूती होगी, और जहां संगठन बिखर जाएगा वहां कमजोर हो जाएगी, और दूसरे सामाजिक व्यवस्था के लोग आके आपकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए भी परंपराएं बहुत जरूरी होती हैं। तो ये परंपरा का हमारे लिए महत्व हो गया। अब एग्जाम में आप लोगों पे पूछा जाएगा कि परंपरा से आप क्या समझते हैं, परंपरा की विशेषताएं बताओ, तो आप परंपरा की परिभाषा, अर्थ और उसकी विशेषताएं लिख दीजिएगा। फिर बताएगा कि परंपरा क्या है, परंपरा का महत्व स्पष्ट कीजिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, महत्व के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। तो परंपरा को हम लोगों ने समझ लिया, अब हम बात करेंगे आधुनिकता की। जब परंपरा समझ में आ गया है तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाकर रखिए कि परंपरा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, उसका महत्व क्या है। बराबर, परंपराएं हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है वो आपको पता है, लेकिन जब हम आधुनिकता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि परंपरा या आधुनिकता क्या अंतर आ रहा है। अब हम आधुनिकता के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आधुनिकता के कॉन्सेप्ट को जब बात करेंगे तो यहां पर ये बोला जाता है कि विचारों की सार्वभौमिकता है, विचारों की सार्वभौमिकता कहा जाता है किसको? आधुनिकता। सार्वभौमिकता का मतलब यूनिवर्सल हम लोग बोल रहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई समाज अपने आप को आधुनिक कर रहा है तो वो नए प्रकार के विचारों को अपना रहा है, और आधुनिकता के विचार जो होंगे वो सभी के लिए समान होंगे। सभी के लिए क्या होंगे? समान होंगे। वो पर्टिकुलर किसी समाज, किसी देश की सीमा तक नहीं, आधुनिकता के जो विचार रहेंगे वो सभी के लिए समान रहेंगे। वो हम भारत की आधुनिकता की बात कर लें, शहरों की आधुनिकता की बात कर लें, गांव की आधुनिकता की बात कर लें, अमेरिका की, ब्रिटेन की, कहीं भी हम बात कर लें, ये सभी के लिए आधुनिकता के जो विचार रहेंगे वो समान रहेंगे। आधुनिकता के विचार सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। परंपरा अलग अलग हो सकती है। परंपरा क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ये देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, समूह के हिसाब से बदल सकती है। लेकिन जब हम इनकी आधुनिकता की बात कर लेंगे तो ये सभी के लिए एक बात होगी, सार्वभौमिक होगा। अगर कम उम्र में शादी करना भारत के शहरों के लिए अगर बोल दें सही है या गलत है, तो वो गांव के लिए भी होगा। जब हम कहते हैं कि कम उम्र में शादी करना कहीं ना कहीं एक नकारात्मक व्यवस्था है, कम उम्र में शादी करना, बाल विवाह करना नकारात्मक व्यवस्था है, तो वो नकारात्मक व्यवस्था शहरों में भी है और गांव में भी है। अगर आप छोटी उम्र में शादी कर लेंगे तो ना वो गांव में सही है, ना वो शहरों में सही है, ना वो भारत में सही है, ना वो अमेरिका में सही है। इसका मतलब है कि आप विवाह की एक निश्चित आयु में, योग्य आयु में जब शादी करेंगे तो वो सभी जगह मान्य होगा। जैसे हमने कहा कि 21 साल की उम्र में आप शादी करें, तो 21 साल की उम्र में शादी करने की जो व्यवस्था है वो सभी जगह मान्य होगी, क्योंकि आप इस लेवल में मैच्योर हो। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आधुनिकता के जो विचार होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, ये सभी जगह पर मान्य होते हैं। किसी भी जगह चले जाइए, इसको कोई इग्नोर नहीं करेगा। यह जातीयता, राष्ट्रीयता, वर्ग, विचार, धर्म और परिवेश से परे है। अभी मैंने आपको कहा कि आधुनिकता के विचार जब सार्वभौमिक हैं तो ना तो ये पर्टिकुलर किसी जाति के लिए सीमित है कि एक जाति के लिए आधुनिकता के विचार कुछ और हो सकते हैं, दूसरी जाति के लिए कुछ और हो सकते हैं। सभी जाति के लिए आधुनिकता के विचार सेम है। किसी भी राष्ट्रीय व्यवस्था की हम लोग बात कर लें, सेम होंगे। किसी भी वर्ग की हम बात कर लें, अमीर हो, गरीब हो, है ना, सभी वर्ग की बात कर लें, समान होगा। कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उस विचारधारा के व्यक्ति के लिए आधुनिकता के सेम मायने होंगे। कोई गांधी को मानता होगा तो एक है, कोई मार्क्स को मानता होगा तो एक है, कोई लेनिन को मानता होगा तो एक है, कोई रूसो को मानता होगा एक है, कोई अरस्तु को मानता होगा एक है, कोई प्लूटो को मानता होगा एक है। किसी भी व्यवस्था के लिए जो विचारधारा वाला कोई भी व्यक्ति हो
उसके लिए आधुनिकता के मायने एक। धर्म के बंधन में भी नहीं बटी हुई है। इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों के लिए इसकी मान्यता सेम हो जाएंगे। सभी के परिवेश से ये परे है, मतलब आधुनिकता को आप किसी एक बंधन में नहीं बांध सकते। फिर हम बोलेंगे कि सृजनात्मक ध्वंस का परिणाम पुराने को खत्म कर नए का सृजन है। यहाँ पर जो आधुनिकता उसको क्या बोला गया है? सृजनात्मक ध्वंस का परिणाम है। सृजनात्मक ध्वंस का परिणाम का मतलब क्या है कि आप पुराने को खत्म करेंगे, पुराने को खत्म करेंगे और नया बनाएंगे, नया बनाना। तो इस प्रकार का जो परिवेश होता है उसको हम सृजनात्मक बोलते हैं। पुराने घर को गिराकर उसकी अगर नया घर बना दिया। वैसे ही समाज में जो पुरानी विचारधारा चल रही है, जो पुरानी विचारधारा चल रही, जो पुरानी सोच चल रही है, उसको हटाकर उसकी जगह पर नई व्यवस्था को स्थापित कर दें तो वो आधुनिकता ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आधुनिकता पुराने को हटाकर नए को स्थापित करना होता है। वैसे ही एक वैश्विक प्रक्रिया के तौर पर आप आधुनिकता को देखते हैं, मतलब ये पूरे विश्व में चलने वाली प्रक्रिया, किसी एक वर्ग तक, क्षेत्र तक सीमित नहीं है। विज्ञान का युग है। क्या है? विज्ञान का युग है। इसका मतलब इसमें आप क्या करते हैं? तकनीकी को, तर्क को, विवेक को महत्व देते हैं। किसी भी काम को आप करेंगे, किसी भी काम को आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कौन सी तकनीकी है, इसके पीछे कारण क्या है, आप बुद्धि का प्रयोग करके चीजें करेंगे। मतलब आधुनिकता का जो युग है वो विज्ञान का युग माना जाता है। और ये सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सभी को प्रभावित करता है। मतलब आधुनिकता जब होगी तो समाज में भी आधुनिकता होगी, धार्मिक व्यवस्था में भी आधुनिकता आती है और आर्थिक व्यवस्था में भी आधुनिकता आती है। तो ये समाज के हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को प्रभावित करने वाले सिस्टम के तौर पर आप आधुनिकता को देखते हैं। आधुनिकता एक वैज्ञानिक युग के तौर पर देखा जाता है। आधुनिकता को हम एक सृजनात्मक ध्वंस का परिणाम देखते हैं, जिसमें पुराने को हटाकर नया स्थापित करने की बात की जाती है। आधुनिकता को एक वैश्विक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है, जो किसी देश, प्रजाति, जाति तक सीमित ना होकर वैश्विक स्तर पर चलती है। इसमें विचारों की सार्वभौमिकता होती है जो हर एक के लिए होती है। यहां पर यह समझना है कि आधुनिक और पश्चिमी या आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण क्या होता है। हम आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में अंतर जब तक नहीं समझेंगे हम आधुनिकता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज सोचकर चलते हैं कि अगर हम मॉडर्न हो रहे हैं इसका मतलब हमारे मूल्य खोते जा रहे हैं। तो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के डिफरेंस को अगर हम समझ लें तो हमें इस बात का समझ आ जाएगा कि हम आधुनिक हों ये सही है कि नहीं है, कि हम हमारे परंपरागत ढांचे में ही चलते चले जाएं। तो यह समझना कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक लाइन में अगर इस अंतर को समझना है तो यह समझिएगा कि पश्चिमीकरण का मतलब हूबहू पश्चिम की नकल। जब आप पश्चिम के देश, ब्रिटेन, अमेरिका आदि के ट्रेडिशन को, उनके पहनावे को, उनके विचारों को, उनकी भाषा को, उनके तौर तरीकों को फॉलो करने लगते हैं तो वो पश्चिमीकरण है। जब आप पश्चिम के मूल्यों की नकल करने लगेंगे तो वो पश्चिमीकरण है। लेकिन जब आप आधुनिकीकरण की बात करेंगे तो आप यहां ये कह सकते हैं कि आधुनिक मूल्यों को अपनाना, अर्थात ऐसी चीजों को अपनाया जाए जो हमारे परंपरा के अगेंस्ट ना जाए। मतलब ये कि हम यहां पर परंपरा को साथ लेकर चल सकते हैं। जब हम परंपरा को साथ लेकर आधुनिक मूल्यों को अपनाते चले जाएं तो वो आधुनिकीकरण होगा। मतलब हमने हमारे संस्कार भी नहीं खोए, हमारी परंपरागत मूल्यों को भी नहीं खोया और हमने हमारी व्यवस्था में आधुनिक चीजों को शामिल कर लिया तो वो आधुनिकीकरण होगा।
अब इसमें क्या होगा कि कुछ मूल्य हम लोगों को छोड़ने पड़ेंगे परंपरागत तरीके से। क्यों? क्योंकि उनको हम लोग विज्ञान की कसौटी पर देखेंगे, और विज्ञान की कसौटी पर देखने के साथ साथ हम हमारे साहित्यिक इतिहास की कसौटी पर भी उसको देखेंगे। जैसे हम जब ऋग्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, यजुर्वेद की व्यवस्थाओं को देखेंगे, हमारे उपनिषदों को देखेंगे, उसमें हमें बाल विवाह या सती प्रथा जैसी चीजों का प्रमाण नहीं मिलता था। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार भी हमें प्राचीन समय से देखने को मिल रहा है। स्त्रियों को समानता की व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये भी हम लोग प्राचीन समय से देख रहे हैं। लेकिन बीच का जो समय आया उसमें व्यवस्था गड़बड़ा गई और एक गलत ट्रेडिशन चालू होगा जिसको हम आंख बंद करके फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम हमारे विज्ञान की कसौटी पर देख लें, भारत के सशक्त साहित्यिक इतिहास की कसौटी पर देखते हैं, तो हमें ऐसे बीच के समय में जो गलत ट्रेडिशंस, परंपराएं हमारे समाज में चल रही उनको छोड़कर अपनाने का मौका मिल जाता है, और उन पिछड़ी चीजों को छोड़कर नई चीजों को, तर्कसंगत चीजों को जब हम साथ लेकर चलने लगेंगे, हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य को साथ लेकर जब चलते हैं, तो हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे खुद की मौलिक व्यवस्था बनती है कि हम विज्ञान को भी साथ लेकर चल रहे हैं, आधुनिक विचारों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और हमारी परंपरागत चीजों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। हटा सिर्फ वो है जो बीच के टाइम पीरियड में गलत चीजें हमारे सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गई, उनको त्याग दिया और आधुनिक मूल्यों से उनको रिप्लेस कर दिया। ना कि पश्चिम की हूबहू नकल कर लेना। पश्चिम में फटे जीन्स का ट्रेडिशन चला, हमारे देश के लोगों ने भी फटे जीन्स का ट्रेडिशन पहनना शुरू कर दिया। इसका मतलब हम बिना सोचे समझे, बिना मायने के उन चीजों को कॉपी कर रहे हैं। तो ये पश्चिमीकरण होता है। तो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर है। हम आज के भारत को नए भारत के तौर पर देख रहे हैं, आधुनिक भारत की तौर पर देख रहे हैं। हम पश्चिमीकरण करने वाले भारत के तौर पर भारत को नहीं देख रहे हैं। इसलिए यह समझना होगा कि हम आधुनिक भारत, नए भारत में रह रहे हैं, उसके विकास में योगदान दे रहे हैं, ना कि हम भारत का पश्चिमीकरण कर रहे हैं। क्योंकि भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं को साथ लेकर विकास कर रहा है, न कि पश्चिम के मूल्यों की हुबहू नकल करके आगे बढ़ना। अब जब हमको पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर का पता चल गया, तो हम आधुनिकता के लक्षण और परिभाषाओं को देखते हैं। जब हम आधुनिकता के लक्षण और परिभाषा की बात करेंगे, तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह जो हैं, इन्होंने, प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे, इन्होंने इसके जो परिभाषा है, अर्थ उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। जैसे योगेंद्र सिंह कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक वैश्विक प्रक्रिया है। ये एक क्षेत्र विशेष, एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष या भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं होता। ये हर समाज में, हर वर्ग में, हर परिस्थिति में हमें दिखाई पड़ता है। एक वैश्विक प्रक्रिया के तौर पर डॉक्टर योगेंद्र सिंह बताते हैं आधुनिकीकरण को, और इसके लक्षण बताते हैं कि समस्या के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं, व्यक्तिगत हितों को महत्व नहीं दिया जाता है, विज्ञान केंद्रित होता और मानवता केंद्रित हो। मतलब क्या बोल दिया कि जब भी कोई समस्या होगी तो समस्या को लेकर आप विवेकपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। हम जब देखें तो किसी भी समस्या को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हल करेंगे। ये बोलते हैं कि इसमें व्यक्तिगत हित मायने नहीं रखता, इसमें आप सामूहिक हित को देखते हैं, सामूहिक हित को देखते हैं, और इस सामूहिक हित में आप मानव को भी साथ में लेते हैं और पर्यावरण को भी साथ। इसको विज्ञान केंद्रित माना गया है और मानवता केंद्रित माना गया है। मतलब इसको मानवता के खिलाफ जाकर नहीं देखा जा सकता। तो ये हमें आधुनिकता के परिभाषा और लक्षण डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताए। तो यहां पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक तरफ परंपरा को समझा और एक तरफ आधुनिकता को समझा। परंपरा की
क्या अर्थ है वो भी आपने समझ लिया, परिभाषा भी समझ ली। आधुनिकता का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, वो भी आपने समझ लिया। यहां पर आपने इसकी भी विशेषताएं देख ली, या फिर हम कहें इसके लक्षण भी देख लिए, और यहां पर हमने आधुनिकता के लक्षण या हम लोगों ने विशेषता भी, बराबर है। और इसके महत्व को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आधुनिकता का भी आपके लिए बहुत महत्व है। अगर आपका समाज आधुनिक नहीं होगा तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, चीजें कैसे चलेंगी। तो आधुनिकता का महत्व भी हम लोगों को है। और हम लोगों ने आधुनिक व्यवस्था या आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के अंतर को जब आप ये समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आधुनिकीकरण और या आधुनिकता और परंपरा का क्या स्थिति है। तो हम यहां पर कंक्लूजन में कहां पहुंचेंगे कि हमें हमारे सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए परंपरागत चीजों की भी जरूरत है और आधुनिकता की भी जरूरत है। मतलब एक बैलेंस सिस्टम हम तभी चला सकते हैं जब परंपरागत मूल्यों को साथ में रखें और आधुनिकता की ओर अग्रसर हो जाएं। जैसे हमारा जो चिकित्सा क्षेत्र है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारी इकोनॉमिकल व्यवस्था है, हमारे जीवन के तरीके जो हैं, ये सब हमें आधुनिकता की तरफ बढ़ाने पड़ेंगे। जो नई नई चीजें आ रही हैं उसको हम लेते हैं, शोध और रिसर्च का हम लोग हेल्प लेकर साथ में बढ़ते हैं। लेकिन इससे हम तकनीकी तौर पर और इन सब चीजों के तौर पर मजबूत हो जाएंगे, लेकिन एक सांस्कृतिक दृष्टि से, एक समाज की दृष्टि से हम पिछड़ जाएंगे। और जिस देश की संस्कृति और समाज पिछड़ जाता है वो देश लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी समाज की अगर कोई पहचान है तो उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था, उसकी परंपरा है। तो हम आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं, आधुनिक मूल्यों को अपना रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को लेकर चलना होगा। तभी हम कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के लिए एक गुरु का काम कर सकते हैं। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें दोनों का एक समन्वय लेकर चलना पड़ेगा। और भारत की जब बात कर रहे हैं तो भारत दुनिया के लिए ऐसा एग्जाम्पल है। भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, वो इस दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है, प्राचीनतम समाज का उदाहरण है। 5000 सालों से निरंतर हमारी सामाजिक व्यवस्था चल रही है। हम निरंतर हमारी परंपरा को, पारंपरिक मूल्यों को, सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक मूल्यों को लेकर आधुनिकता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तकनीकी तौर पर देखें, आज दुनिया में अग्रणी देशों की सूची में भारत आता है। सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से देखें, भारत अग्रणी देशों की सूची में आता है। और परंपरा और संस्कृति की दृष्टि में देखें तो भारत दुनिया में नंबर 1। इसका मतलब यह है कि भारत की दशा और दिशा दोनों व्यवस्थित हैं। एक तरफ हम भारत और एक तरफ हम इंडिया, दोनों का समन्वय देखते हैं। हमें जितनी इंडिया की जरूरत है ग्रामीण सिस्टम की, उतनी हमें बोल सकते हैं कि भारत की भी जरूरत है। मतलब ग्रामीण सिस्टम में हमें भारत मिलता है, इंडिया सिस्टम में हमें शहर मिलते हैं। और जब तक आप दोनों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिलेगी। तो भारत और इंडिया, हमें दोनों की जरूरत है। क्लियर? चलिए, तो इस लेक्चर में आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राष्ट्र निर्माण क्या है और उसके सामने क्या समस्या है। लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद का टॉपिक न्यूज में आदि जगह पर चल रहा है, उस पर डिटेल में डिस्कशन होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।